मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्र आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बहुत आह्लादित हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि आपका YouTube आज अपना 100वां एपिसोड शूट कर रहा है। हमें ये 100 एपिसोड करने के तारतम्य में आपका जो अभूतपूर्व सहयोग मिला है उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे आज 275 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। बहुत ही छोटी अवधि में, मात्र 2 महीने की यात्रा में 275 साथियों का 275 सब्सक्राइबर की सहायता से आज हम 100 एपिसोड शूट कर रहे हैं। 100 एपिसोड की हमारे बहुत यात्रा के ऐसे स्मृतिमय पड़ाव रहे हैं जिनकी आज मैं चर्चा करना चाहूंगा। मित्रों, सबसे पहले तो आपको हम एक उस शूटिंग की याद दिलाना चाहेंगे जो पहली शूटिंग हम बाहर जाकर के किए थे। आदरणीय प्रिया चतुर्वेदी, उनके पति नीरज जी, उन्होंने अपनी बहुत यादें साझा की। वो सचिवालय में उच्च पदस्थ अधिकारी हैं और उनकी शूटिंग से हमें बहुत सारे अनुभव हुए। उन्होंने जो कुछ बताया वो हमने आपसे साझा किया। इसके अलावा दूसरा हमारा जो एपिसोड था, जो आगे चल के कुछ दिनों के बाद हुआ, कामिनी श्रीवास्तव जी के दोनों हाथ नहीं, दोनों हाथ होने के बाद भी उनके हाथ रेलवे में कट गए थे और रेलवे में कट जाने के बाद उन्होंने इतना जिजीविषा, इतना संघर्षशील महिला रही कि आज उनका कई पुरस्कार राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विभिन्न संगठनों से उनको काफी सशक्तिकरण के पुरस्कार दिए गए और उन्होंने अपने को इतना रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों में लगाया। वो एक बहुत बड़ी कवयित्री भी हैं और उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। बाल पुष्टाहार अधिकार के रूप में कार्य करते हुए बालकों को, विशेषकर दिव्यांग बालकों के प्रति उनके मन में बड़ा स्नेह है, बड़ी ममता है और वो काम कर रहे हैं। वो भी शूट किया, उस पर हमें आप लोगों का बड़ा प्यार मिला। लगभग 269 लाइक मिले। फिर तीसरा और सर्वाधिक और सर्वोच्च उत्तम जो शूटिंग हुई और बड़ी कला कौशल और बड़ी शूटिंग के जितने कौशल्य हैं उनका सभी का चित्रण किया विजेता एपिसोड में हमारे केंद्र सरकार के अशोक कुमार उच्च पदस्थ अधिकारी की शूटिंग हुई। उच्च पदस्थ अधिकारी अशोक जी बहुत ही बड़े लिटरेरी व्यक्ति हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े संघर्षशील, बड़ी गरीबी की जीवन रेखा देखी है और किस प्रकार से उन्होंने रेलवे स्टेशन पे रह करके उन्होंने अपनी पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया। उनकी माता जी रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर रहती थी, बड़ी मुश्किल किसी तरीके से जीविका अर्जन करके अपने घर से खेती उपयोग का सामान लाते थे, लेकिन स्टेशन पे ही खाना बनाते थे। कहीं मकान नहीं उनको उस समय मिल पाया था। आज उन्होंने एमकॉम किया, एमकॉम करने के बाद वो केंद्र सरकार के क्लास 1 पद पे आज पद घोषित कर रहे हैं, दिव्यांगों का नाम कमा रहे हैं। उनका एक एपिसोड था विजेता पे सबसे ज्यादा हमको लाइक मिले, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर आए। 370 लाइक मिले, हमें व्यूज मिले और कमेंट भी काफी मिले। कमेंट कम से कम 115-116 कमेंट मिले, सबसे ज्यादा विजेता। इसके बाद हमारा यही क्रम नहीं रुका। 15 अगस्त पे हमने एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन आयोजित किया था। 1 घंटा 45 मिनट या 1 घंटा 50 मिनट का था। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन, देश के विभिन्न अंचलों से दिव्यांग लब्ध प्रतिष्ठित, मतलब बड़ी हस्तियां आई हमारे कवि सम्मेलन में और कवि सम्मेलन को उन्होंने निखारा, उन्होंने उसका बहुत अच्छा अंजाम तक पहुंचाया और उस पर इतने लाइक मिले। सबसे ज्यादा देखा गया, लगभग 7 घंटा देखा गया। 7 घंटा देखे जाने का रिकॉर्ड है अपने में कवि सम्मेलन का। और उसके बाद अभी फिर हमने हिंदी दिवस पे किया था। हिंदी दिवस वाला 2 लोगों का कवि सम्मेलन था। आलोक सीतापुरी जी थे, कमलेश बंधु जी थे। उनके दोनों के कवि सम्मेलन के बाद वो कवि सम्मेलन भी हमारा लगभग 5 घंटे 48 मिनट देखा गया
और सबसे ज्यादा लाइक उस पर भी है। फिर अब अभी एक हमने शूट किया है 3-4 दिन पहले 99वां एपिसोड, जिसको डॉक्टर वाईपी सिंह अपने में दिव्यांग है, लेकिन वो फाइनेंशियल एडवाइजर है बहुत सारी कंपनियों के, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों के, बहुत सारे सरकारी उपक्रमों के, और बहुत अच्छा वित्तीय लिवलीहुड फॉर पीडब्ल्यूडीज के लिए वो बहुत अच्छा शोध कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका हुआ। इस यात्रा में हमारे रोज सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, हम बड़े अपने सब्सक्राइबर के नमन करते हैं। हमारे 175 सब्सक्राइबर हो गए, उसमें हमारे दिव्यांग जगत के तो हैं ही बहुत सारे, और दिव्यांग जगत इससे प्रेरणा ले रहा है, लेकिन इसमें सकलांग लोगों ने बड़ी अभिरुचि दिखाई है। उनके भी तो दिव्यांगों के अभिभावक तो ये हमारे सकलांग ही हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमको हमेशा वो उत्साहवर्धन करते हैं। इन दिव्यांगों के साथ चलने वाले हमारे सकलांग लोगों ने काम भी किया। इसके अलावा हमारे बहुत से अतिथि आए। अतिथियों में हम डॉक्टर मनोज गुप्ता का नाम लें तो डॉक्टर मनोज गुप्ता ने इस यूट्यूब को पहला यूट्यूब का आकार दिया, यूट्यूब को सृजन किया, उनके प्रति मैं विशेष नमन करता हूं। डॉक्टर गुप्ता के हर बुधवार को उनका अपना वक्तव्य आता है, कविताएं आती हैं। बहुत बढ़िया केंद्रीय विद्यालय में आप हैं, पीएचडी हैं और अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं, लेकिन हिंदी पे उनकी असाधारण पकड़ है। इसके बीच में हमारे दो और अतिथि प्रवक्ता, सबसे बड़े जिनके प्रति मैं कृतज्ञ हूं, डॉक्टर अखिलेंद्र नारायण। अखिलेंद्र कुमार जी जो है दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के उप निदेशक पद से रिटायर हो चुके हैं। शकुंतला विश्वविद्यालय जो दिव्यांगों का शकुंतला पुनर्वास विश्वविद्यालय है, उसके रजिस्ट्रार रहे हैं, और रजिस्ट्रार रहने के साथ साथ उन्होंने बहुत दिव्यांगों के लिए किया है। अभी उनका एक बीएड चलाने वाला एक विद्यालय उनका है, लेकिन वो दिव्यांगों को मार्गदर्शन देते हैं। दिव्यांग अधिनियम की बहुत सी बातें उन्होंने लगातार 7-8 अपने एपिसोड में बृहस्पतिवार को बताते हैं। बहुत बड़ी बात करते थे। अभी कुछ उनकी व्यस्तता अधिक हो गई, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा विश्राम लेने के लिए अनुरोध किया। चौथे हमारे एस.एन. लाल साहब हैं। एस.एन. लाल साहब ने भी बहुत योगदान दिया। एस.एन. लाल साहब ने मानवीय संवेदनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। एस.एन. लाल साहब। इसके अलावा नॉट लीस्ट बट हम उनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं अंजलि अग्रवाल। अंजलि अग्रवाल जी वैसे तो दिव्यांग विकलांग साथी ट्रस्ट की उच्च पदाधिकारी हैं, लेकिन उन्होंने 2 दिन मार्गदर्शन दिव्यांगों के व्यवसायिक पुनर्वास मार्ग पर विशेष अपने वक्तव्य दिए। उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है, बहुत बोल सकती हैं, लेकिन ईश्वर जब अच्छा काम होने लगता तो कुछ अवरोध भी आ जाते हैं। उनके पुत्र का तबीयत खराब हुई, फिर पति की तबीयत खराब हुई, पति के भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए उनका एक क्रम थोड़ा बाधित हो गया है। कुछ काल के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार में सब कुछ सकुशल होने लगे, कुशलता से चलने लगे। यही हमारी अंजलि अग्रवाल जी बहुत बड़ी सहयोगी हैं इस कार्यक्रम के संचालन में, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। फिर अब हम और बात एक कहना चाहेंगे। हमारे बहुत सारे अशोक कुमार जिनका विजेता बना है, जिनके विषय में उन्होंने भी व्यवसायिक पुनर्वास पे बहुत अध्ययन किया, और बहुत अध्ययन करके उसको दिव्यांगों को समय समय पर प्रतियोगिताओं की तैयारी करने के लिए बताया करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे काम। खैर, आज का ये 100वां एपिसोड कल हमारा पूरा नहीं हो सका, पत्रों की बात नहीं हो पाती, हमें स्थगित करना पड़ा कल का कार्यक्रम। क्यों स्थगित करना पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रचनात्मक कार्य। हम कल लगभग 300 दिव्यांग लोगों के ये 100वां एपिसोड पूरा होने पर शुरुआत किया था आर्टिफिशियल कृत्रिम अवयव केंद्र के सौजन्य से 300 लोगों को बैटरी चालित वाहन वितरण करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया है, और वो 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन कल लखनऊ के मोहनलालगंज में हुआ। अब 28 को यहाँ पे हमारे घर के सामने ही
पॉलिटेक्निक हिबेट रोड पॉलिटेक्निक में 28 तारीख को होगा। 29 तारीख को सरोजनी नगर में होगा रजिस्ट्रेशन दिव्यांग लोगों के, उपयुक्त छात्रों के, जिनको वाहन दिए जाने। तो मैं कल जो पहला दिन था, आज भी हो रहे हैं लेकिन मैं आज नहीं पहुंच सका दुर्भाग्यवश। कल मैं गया था, दिन भर मोहनलालगंज में रहा, दिव्यांगों से बातें की, दिव्यांगों के दर्द जाने, दिव्यांगों की परिस्थितियां देखी, दिव्यांगों से जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा था उनके अंदर कोई अवरोध न आने पाए, उनके लिए नाश्ते पानी का प्रबंध होता रहे पूरा सुचारू रूप से। तो इस बात का प्रयास कृत्रिम अवयव केंद्र ने भी किया था और हमने भी थोड़ा बहुत उनको सहयोग किया। और वहाँ के पदाधिकारियों का हमने इंटरव्यू भी लिया, वहाँ के विषय में एक झलकियां आपको अभी हम दिखा। इसमें परसेंटेज 90%, मोर देन, ठीक है। कृत्रिम अवयव केंद्र कानपुर के प्रभारी आदरणीय श्री गणेश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन्हीं के नेतृत्व में आज दिव्यांगों को बैटरी चालित वाहन का वितरण किया जा रहा है। मैं आज उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, वो बताएंगे आज के विषय में और आपको यहाँ की जानकारी देंगे कि किस मापदंडों पे कैसे इन दिव्यांगों को यहाँ पे इसका वितरण किया जा रहा है। तो आप मिलते हैं आदरणीय गणेश मिश्रा जी से। जी आप बताइए। आज ये दिव्यांग भाई बहनों को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की CSR योजना के अंतर्गत बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देने का परीक्षण क्रम किया जा रहा है। परीक्षण का कार्यक्रम भारतीय कृत्रिम निर्माण निगम एलिम्को कानपुर के द्वारा, उनकी टीम, उनके विशेषज्ञों द्वारा सभी का परीक्षण, जो भी दिव्यांग भाई बहन आए हुए हैं, जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है और इनकम मासिक 15,000 रुपये या उससे कम, आधार एवं 2 फोटोग्राफ, ये 4 प्रकार के प्रपत्र रजिस्ट्रेशन के समय लिए जा रहे हैं। सभी का मोबाइल नंबर लिया जा रहा है ताकि बहुत शीघ्र ही 1 महीने के अंदर ही इन दिव्यांग भाई बहनों को इनका बैटरी चालित उपकरण उपलब्ध कराया जा सके। और ये पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिए किसी भी तरह का भाई बहनों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। कोविड-19 को देखते हुए सभी आए हुए दिव्यांग भाई बहनों को मास्क और सैनिटाइज किया जा रहा है। उन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जो कोविड-19 के अंतर्गत है, सोशल डिस्टेंस भी देखा जा रहा है। हमारे और भी भाई साथ में सहयोगी हैं जो इन सब चीजों को देख रहे हैं और दिव्यांग भाई बहनों को किसी तरह का परीक्षण में कोई कष्ट न हो, कोई परेशानी न हो, इस चीज का भी पूर्णतया ध्यान रखा जा रहा है। गणेश जी, एक और बात बताइए कि क्या ये जो आप वाहन दे रहे हैं, अगर इनका बीच में कोई तकनीकी अवरोध हो गया या इनकी दिक्कतें आई तो क्या ये सर्वसुलभ है इनका निर्माण, इनकी मरम्मत या इनकी तकनीकी इनका समाधान? अगर किसी भी भाई बहन को ये बैटरी चालित ट्राईसाइकिल में किसी तरह की असुविधा, कोई तकनीकी खराबी होती है तो हम उनको अपने यहाँ का टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराते हैं, जिसके माध्यम से वो शिकायत दर्ज करते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाता है तो हम अपने यहाँ से मैकेनिक भेज के उसको ठीक भी कराते हैं और छोटा मोटा फॉल्ट है तो फोन से ही बता के उसको ठीक करवा देते हैं। अच्छा, इसकी बैटरी लगभग कितनी देर में चार्ज हो जाती है? ये बैटरी चालित ट्राईसाइकिल की बैटरी पूर्ण पावर मिलने पर 4 या 5 घंटे के अंतर में पूरा चार्ज हो जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बताया गया है कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन के सौजन्य से वितरण कार्य हो रहा है। मेरे सामने इंडियन ऑयल कारपोरेशन के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोहित बघेल है। रोहित बघेल जी, आप बताइए कि आपका ये जो एमएनसी है बहुत बड़ा पुण्य कार्य कर रहा है, बहुत कृपालु कार्य कर रहा है, मानव सेवा में लगा है। कि इस प्रकार के कार्य आप कितने दिनों में कितने लोगों के लिए करते हैं? जैसे ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये सरकार की भी नियम है कि हम जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं वो अपने जो भी सीएसआर के अंतर्गत अपना जो भी प्रॉफिट होता है साल भर का उसका 2% का खर्चा करती है। पूरे भारतवर्ष में हर जगह में किया जाता है इसका कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन। तो इस तरह कोई निश्चित वो नहीं है, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट आती है, कोई कहीं से किसी का समय समय पे हम ये कार्य इस तरह के सोशल रिस्पांसिबिलिटी वाले कार्य अलग अलग करके, जैसे ये ट्राईसाइकिल यहाँ पे है तो कहीं पे किसी गांव में एलईडी लाइट लगवाना या हैंड पंप लगवाना और भी बहुत सारे इस सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत कार्यक्रम होते रहते हैं इंडियन ऑयल के द्वारा। सबसे बड़ी बात तो अभिनंदन के पात्र आप इसलिए ज्यादा हैं कि आप इस फंड का उपयोग अन्य बहुत सी चीजों में कर सकते थे, लेकिन आपने दिव्यांगों के लिए इस बात को आपने तय किया। और आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर ऐसी संस्था को, जो कि एक निर्विवाद संस्था है, बहुत कुछ कर रही, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समूहों में ये विकलांगों के उपकरण और दिव्यांगों के सहयोगी उपकरण वितरण कर रहे हैं, उनको चुना। इसके लिए आपको हम बधाई देते हैं। इस प्रकार के आयोजन करने के लिए हमारी शुभकामनाएं और मेरा ये निवेदन है कि इस प्रकार के आयोजन आप प्रतिवर्ष करते रहें। इस बात का संदेश इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन तक हमारा पहुंचा दें। धन्यवाद जी। इस मोहनलालगंज की हमारे बीच में पिंकी शर्मा है। पिंकी शर्मा आज ये परीक्षण शिविर में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सहयोग से जो बैटरी चालित रिक्शा का वितरण कार्य हो रहा है, उसके लिए पिंकी शर्मा मोहनलालगंज से आई हैं। इनके पास संभवतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सर्टिफिकेट मूल रूप से अभी लाना भूल गए हैं, जो कि ला सकेंगी। तो ये अभी बेटा तुम्हारा ये विकलांगता किस प्रकार से हुई? सर, मम्मी कहती है कि हम छोटे थे, मुझे बुखार आया। बुखार के बाद में मम्मी बोलती है कि मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि ऐसा है कि इसको सूखा हो गया, ये ठीक हो जाएगी, ऐसी रहेगी। तो मम्मी ने हर जगह दिखाया। उसके बाद में मुझे कुछ दिनों तक मैं खड़ी नहीं हो सकी। उसके बाद फिर मैं खड़ी नहीं हो सकी तो डॉक्टर ने कहा ये अभी ये कमजोर ही हो जाएगी खड़ी। तो मैं 6 महीने की थी सर, तभी से मेरे हो गया जी। तो बेटा तुमने इसके बाद पढ़ाई की? पढ़ाई सर की, लेकिन आने जाने की दिक्कत थी, ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकी। कितना तक? 8th क्लास तक पढ़ाई की। 8th क्लास। 8th क्लास पढ़ाई करने के बाद आपको कुछ और भी तकनीकी शिक्षा, तकनीकी ज्ञान जैसे सिलाई या कुछ और भी ज्ञान है? सर मैं सिलाई कर लेती, लेकिन परेशानी की वजह से न मैं घर पे इतनी परेशानियां हैं। पापा जी हैं नहीं, मम्मी मेरी अकेली है, 3 बहनें हम लोग हैं, सबसे बड़े हम हैं, मुझसे छोटा भाई है, उसके बाद 2 बहनें और हैं। परेशानी की वजह से मुझे कोई सिलाई सिखा नहीं सकती मम्मी। नहीं तो अगर आपको सिलाई सिखवाने की व्यवस्था की जाए तो आप सीखना चाहेंगी? जी सर, मैं सीखना चाहूंगी। सिलाई सीखना चाहेंगी? जी। अच्छा, सिलाई सीखने के बाद आप उसका व्यवसायिक कार्य कर सकती है। जैसे आपको हम सिलाई मशीन भी दे दें और सिलाई सिखाने के लिए प्रबंध कर दें, तो आप इस प्रकार का प्रयास करेंगी? आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है? मेरे अंदर बहुत अच्छी सी इच्छा है कि मैं सिलाई करूं। मैं सरकारी कोई योजना मिले सिलाई की तो मैं उसको करूं, मैं सीख जाऊं, मैं करूं, मैं अपने घर वालों की सहायता करूं। मुझे घर वाले कोई दिक्कत नहीं करते हैं, कभी उनको नहीं लगता है कि मैं बेटी विकलांग हूं तो मैं बोझ हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि अपने घर वालों की कुछ मदद। नहीं, भावुक नहीं हो बेटा, खूब दृढ़तापूर्वक हो। नारी बहुत सशक्तिकरण है, तुम दुर्गा का प्रतिरूप हो, हमेशा शक्तिशाली बनो। कभी भी बहुत रोने की या बहुत कमजोर दिखने की आवश्यकता नहीं है, समझे? नहीं बेटा, परेशान हूँ मैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। तुम्हारे अंदर ये आंसू नहीं आने चाहिए, आंसू बहुत कीमती है बेटा। इनके लिए तुमको ये प्रयास करना है कि सबसे पहले जो है आगे अपने पैरों पर मतलब आर्थिक रूप से आप अपने को मजबूत करिए।
तो आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जैसे तुमको चिकन का काम हो गया, चिकन का बहुत जो अनपढ़ लोग हैं वो भी कर लेते हैं। चिकन का काम है, कढ़ाई लिखाई है, जो चिकन के कुर्ते बनते हैं उस प्रकार से एक एक कुर्ते के ऊपर कम से कम 200-200 रुपये मिलता है कढ़ाई का। तो उस प्रकार के काम दिए जा सकते हैं, चिकन का काम हम सिखा सकते हैं। उस प्रकार के काम आप करवाइए, मैं आपको करने के लिए प्रबंधन दूंगा। तो इस प्रकार के जब आप काम करेंगी तो आपको आगे मजबूत होंगे। और इसके अलावा आगे चल के आपको इस बात के लिए भी, जैसे कि समाज में कहा जाता है दिव्यांग लड़की है इसकी शादी कौन करेगा, विवाह क्यों करेगा, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। पहले आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना है, आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद आपको सामाजिक रूप से मजबूत होने के लिए संकल्प करना है और बड़ा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। और आपकी क्या भावना है कि आप क्या करना चाहते हैं? मैं बड़े होकर मैं कुछ मेरे हाथ में हुनर आ जाए, मैं कुछ करूं, मैं अपने घर वालों की सहायता करूं। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी शादी हो या मैं किसी के ऊपर, मैं ये चाहती हूँ मैं किसी पर बोझ न बनूं। मैं अपने पैरों पे इतना खड़ी हूँ, मैं किसकी मदद कर सकूँ। मुझे कोई 2 रोटी मुफ्त में न दे कि मुझे 2 बात कहे। अच्छा, कभी सामाजिक समारोहों में जाने में आपको हिचक होती क्या? जैसे किसी के यहाँ विवाह है, किसी के यहाँ मुंडन है या किसी के यहाँ दावत है, तो उसमें जाने में क्या हिचकिचाती हैं? जाना तो पड़ते ही है, बड़ी शर्म से मैं जाती हूँ, लेकिन लोग बुलाते हैं। हाँ बुलाते हैं। कभी आपका अपमान करते हैं? नहीं, अपमान नहीं करते, तब मेरी हिम्मत पड़ जाती है। तो जैसे कि मुझे मालूम था यहाँ पे, लेकिन मैं आ नहीं रही थी। काफी भी फोन गए मेरे पास, तब मैं आई हूँ। तो यहाँ पे आपको आना चाहिए, समाज में मिलना चाहिए। आप ऐसे कितने लोग हैं, मेरी हालत ऐसी है, मैं तो बहुत बड़े पद से रिटायर हुआ हूँ और मैं तो घिसल कर चलता था, बैठे बैठे चलता था। आज इस योग्य हूँ, तो अपने अंदर को मजबूती लाओ। और दया का पात्र मेरी ही बनके कि मैं महिला हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं विकलांग हो गई, मेरा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुमको सहयोग कर रहे हैं, तुमको उतना ही सहयोग कर रहे हैं जितना सब दूसरे लोगों को सहयोग करते हैं। लेकिन सर इनके साथ अभी हमने सहयोग किया था तो हम ही को अरेस्ट कर लिया गया। किसने अरेस्ट कर लिया वो बताओ पूरी बात। सर इनको मारा पीटा और हमने इनकी कंप्लेंट कराने की तो थाने में मेरा चालान कर दिया था थाने में। सर मैं बाहर बैठी हूँ, क्यों? मेरा घर है सामने से, मेरा घर है साइड में, मेरी जमीन पे पड़ोसी ने गेट बना रखा है। तो मैं मेरे घर में कहीं जगह नहीं है, तो मैं छोटा सा मकान है, तो मैं बाहर बैठती हूँ। बाहर बैठने पे ऐसी कुर्सी लेके बैठी थी तो उनकी पड़ोसी की गाड़ी निकलती है, जबकि 30 फुट पीछे जगह है मेन रोड पे, सड़क पे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जब तक उतरी तो और उनके यहाँ बहुत दबंग लोग हैं, उन्होंने मेरी गाड़ी को ढकेल दिया, नाली में गिर गई थी। सॉरी, मेरी कुर्सी ढकेल दी, किसका मैं उठ रही थी, जैसे अभी उठ रही थी ऐसी में उठ रही थी, मेरी कुर्सी को धक्का दे दिया और नाली में गिर गई। मैंने 100 नंबर डायल करवाया, अधिकारी आए तो वो बोले मैं मदद कैसे करूं आपकी, आप चलिए वहाँ अधिकारी से कहिए चल के थाने में। तो मैं अकेले कैसे जाती सर, मैं अपनी छोटी वाली सिस्टर को लेकर के गई थी। हाँ, ये सिस्टर को लेकर के गई थी, तो इसको लेकर गई तो उन्होंने कहा कि अभी वो सब लोग है नहीं, नशे से होंगे, दिन में मैं बात करूंगी और आप इस पे मुकदमा करा दीजिए। सर मेरे साथ पहली बार केस हुआ था, मुझे मालूम नहीं था, मेरे पापा भी हैं नहीं, भैया छोटा था। मैंने मुकदमा कर दिया उन लोगों के कहने से, थाने वालों के कहने से मैंने मुकदमा कर दिया। सुबह आकर के उन लोगों ने, पड़ोसी ने जाने कैसे क्या कर दिया कि सुबह आके उन लोगों ने हमको, मेरी बहन को बैठा ले गए जीप में, उन लोगों से बोले आप आइए पीछे। मैं थाने गई, मेरी मम्मी फोन करती रही, मेरी मम्मी अकेली घर पे बसती है, बस मैं बहन अगर कहीं चली जाती तो मैं थाने गई तो मेरी मम्मी फोन करी थी। मैंने मम्मी से कहा कि सर ये इंस्पेक्टर सर बोल रहे हैं और दरोगा जी बोल रहे हैं कि अभी वो विपक्ष आते हैं तो आपका फैसला कराए दे रहे हैं, तो इसीलिए मम्मी मैं बैठी हूँ, मैं अभी आऊंगी। सर बज गए 3:30 बजे। उन्होंने कहा ऐसा है आपको जो है SDM ने बुलाया है आपका फैसला कराने के लिए। मैं गई, वहाँ पे मुझसे झूठ बोला गया, वहाँ पे मेरी बहन का चालान करे दे रहे थे, मारते मुझे हैं और रिपोर्ट मैं कराती हूँ मुकदमे का, आपने कहा ठीक है, और चालान मेरी बहन का करे दे रहे थे। तो इसी बात पे मेरी मम्मी और सब हम लोग रोने पीटने लगे और बाहर निकल कर आए, तब आस रोड पे बस सब लोग मेरी वो करने लगे, क्या हो गया, SDM कार्यालय? हाँ SDM तहसील में।
यहीं पे सर मेरे साथ कुछ तारीख से गलत हो रहा है। उस दिन एसडीएम नहीं थे? जी सर एसडीएम थे उनको मिलने नहीं दिया था और पत्रकारों ने मिलके मतलब कि उन्होंने कहा जो इंस्पेक्टर थे कुशवाहा इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा कहेंगे कि ऐसा ये विकलांग है, ये बहुत इसके साथ आती है कि इसको जो है जेल भेजो तब इसके समझ में आएगा। तब से अब हम इनके साथ में आने जाने से भी डरते हैं कि हम सोचते हैं हम जाएंगे। एसडीएम मिलने ही नहीं दिया उन्होंने। कुछ चालान कर रहे थे, वो बोले उनसे इंस्पेक्टर से कि यहाँ आओ, ये लड़की विकलांग है, इसको तुम चालान करोगे? तो ये बोले कि नहीं ये नहीं है सर, इनकी बहन आई है उसको चालान करो। सर बताइए कोई मुझसे झगड़ा करेगा मैं साइन कर तो सुलह करवाएंगे तुम्हारा। मुझसे कोई झगड़ा करेगा मैं शिकायत करूंगी तो मेरी शिकायत मेरी बहन के ऊपर कोई जो मुझे ले जाएगा उसको अरेस्ट करा जाएगा। मेरी मदद कौन करेगा सर? हम बहन जिससे हम लोग बहन कोई करेंगे इनकी। हम लोग सर बहुत दबाव में रह रहे हैं, हम सब महिला हैं, हमारा भाई छोटा है, मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए। मेरे मैं ये सब बातें कल कौशल किशोर को बताऊंगा जी। मैंने कौशल किशोर तक शिकायत की थी कि मुझे बहुत उन्होंने कहा जाइए इंस्पेक्टर के साथ पास जाइए, मैं अभी फोन करता हूँ। लेकिन मेरे साथ इतना अत्याचार किया गया था, न मैं थाने जाती हूँ डर से, न मैं तहसील में जाती हूँ। कोई भी योजना आती, कोई भी मुझे दिक्कत आती, मैं थाने तहसील जाती बहुत डरती हूँ कि जाऊंगी मैं, जिसको लेकर जाऊंगी वही मेरे साथ अत्याचार करेगा। ये मेरे से कह रही थी, इतनी छोटी बच्ची भेज रही थी कि तुम उसके साथ जाओ। तो एक लोग ने कहा कि नहीं जाइए आप, जब कोई ऐसी बात होती तो मुझसे पड़ोस के लोग कोई तुम्हारा मदद के तैयार नहीं हुए? उनसे बहुत डरते हैं सर। एक पत्रकार एक अनुपम मिश्रा और एक अरुण चतुर्वेदी है। यही दोनों पत्रकार के सामने अन्याय होता है खुलेआम, और ये लोग उनके वो बड़े आदमी पैसों के चलते ये सब जो है बात दबा देते हैं। इनका तो थाने और जगह रिपोर्ट करवाई, लेकिन मेरा सब थाने में दबा दिया गया, मेरे साथ कुछ नहीं होता है। और उन लोग बताइए अभी दोबारा केस किया तो मेरी चौतरा पानी घर के अंदर जाता था, रात रात भर जाता था। तो मेरी मम्मी ने थोड़ा नीचा था तो ऊंचा कर दिया। तो क्या किया उन लोगों ने, जबरदस्त यहाँ के तहसीलदार और इंस्पेक्टर को ले जाके मुझे कहने लगे कि ऊपर से आदेश आया है, नोटिस आई, नोटिस भी नहीं दी, मेरा चौतरा तोड़ दिया। मेरे साथ बहुत बदसलूकी 2-3 साल से करी जा रही है, मैं बहुत दब के रह रही हूँ। चलिए ठीक है, मैं तुम्हारे विषय में बात करूंगा एसडीएम से, करिएगा। और मैं यहाँ के इंस्पेक्टर से भी बात करूंगा। सर मुझे फोन दीजिएगा, मैं सबका नाम बताऊंगी। ये कब की बात है? ये सर हम लोगों के साथ सन 17-16 से अत्याचार करते चले आ रहे हैं। ये वाली जब अरेस्ट वाली बात है तो अभी पिछले साल अरेस्ट वाली जो है पिछले साल से हो रहा है, 2019 से जी। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। आज का ये समय एपिसोड का ये बहुत बहुमूल्य आज का एपिसोड है। आज हमने आपको बड़े उत्साह के साथ, बड़े उल्लास के साथ ये एपिसोड आपको दिखाया है। आपको कैसा लगा? मित्रों, एक मैं आज इस समय एपिसोड के साथ घोषणा करना चाहता हूँ कि जिसके आज के 100 एपिसोड के बाद अब जिसके भी हम देखेंगे, जिसके भी किसी भी दिव्यांग के या किसी भी सकलांग के, जिसके भी कम से कम हर एपिसोड पे 30 कमेंट होंगे एक महीना में हमारे वीडियोस के ऊपर, अच्छे हों बुरे हों या कुछ भी हो, उनको हम सम्मानित करेंगे, उनको बुला करके सम्मानित करेंगे, उनको पुरस्कृत करने का प्रयास करेंगे और उनका हम नाम लेकर के उनके प्रति विशेष अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। हम इसमें कोई कैश नहीं लेने जा रहे हैं, लेकिन उनको इसमें एपिसोड में हम उनके प्रति नाम लेकर के उनके प्रति विशेष एक एपिसोड बना करके ऐसे लोगों के प्रति और उनके सभी कमेंट्स का जो आप जितने दिए गए उनका सबका समेकित आकलन इस अगले एपिसोड में हम हर महीने के जो अगले महीने का जो पहला मंगलवार होगा उसमें हम प्रस्तुत करेंगे, उनका नाम देंगे। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि हमारे एपिसोड जितने आए, जितने यूट्यूब के चैनल आए, उस पर आप अपना कमेंट जरूर डालते रहें। कमेंट डालने से हमारा उत्साहवर्धन होगा, हमें और विश्वास लगेगा और हम आगे चलते रहेंगे। देखिए मित्रों, ये हमारा ये एक दिव्यांग के द्वारा बनाया गया हमको गिफ्ट मिला है, बहुत बढ़िया गिफ्ट है कि पार्श्व में एक दिव्यांग 3 पहिया की गाड़ी चलाते हुए जा रहा है और एक बैसाखी से गिर पड़ा उठने का प्रयास कर रहा है। तो उसमें लिखा है कि हम गिरे, फिर उठे, फिर गिरे और चल पड़े। तो ये प्रेरणा स्रोत है, ये प्रेरणा का